राम राम भाई, स्वागत है आपका। आपको बुक्स जो हिस्ट्री की पढ़ी हुई हैं इतनी सारी, सब भरी हुई हैं विदेशियों के गुणगान में। मतलब गुलाम वंश के, लोधी वंश, तुगलक, मुगल, अंग्रेज, मतलब सब कुछ इन्हीं के बारे में मिलता है। पर इतने मतलब 1000-1200 साल तक लड़ते रहे और फिर भी हमारे देश में हिंदुओं का ही राज है। तो कोई तो कारण रहा होगा। हिंदू लड़े होंगे, जीते होंगे, ऐसे तो नहीं। अन्य देशों का उदाहरण देखोगे तो कोई 20 साल में, कोई 30 साल में, कोई 50 साल में एकदम समाप्त हो गए। जो अटैकर्स थे उन्हीं की संस्कृति वहाँ पर चल रही है आज भी। तो यहाँ पर ऐसा क्या हुआ? बहुत भीषण युद्ध हुए होंगे, पर सेलेक्टेड तौर पर सिर्फ विदेशियों का ही गुणगान क्यों? तो हमें ये ज्ञान करना हो। हम सुनते हैं, देखते हैं सोशल मीडिया पे अब तो एकदम कि 40 युद्ध जीते बाजीराव पेशवा साहब ने, 120 युद्ध जीते छत्रपति संभाजी महाराज ने, छत्रपति शिवाजी महाराज ने इतने युद्ध जीते, महाराणा प्रताप को इतने वर्षों तक वो संघर्ष करते रहे और जीतते रहे। मतलब अकबर के भी पसीने आ गया था, कहाँ आ गया था वो छोड़ो, मतलब वो सामने भी नहीं आता था, इतना भयभीत था। तो ये सब बताया क्यों नहीं गया? दिवेर का युद्ध पता ही नहीं किसी को, हल्दी घाटी का तो पता है, या पानीपत की तीसरी लड़ाई पता है, पर जो जो युद्ध जीते वो क्यों नहीं बता रहे? हारने की जो 10-12 युद्ध थे और जीतने वाले जो सैकड़ों 100-500 युद्ध थे, किसी को पता ही नहीं है। कहाँ वो लुप्त हो गए? वो दस्तावेज, वो डॉक्यूमेंट्स किसने छुपा दिए, किसने जला दिए? तो इस बारे में तो अगर आप सोचोगे, देखोगे, जो वीर गाथाएँ चलती आ रही हैं, आप राजस्थान में जाओगे, महाराष्ट्र में जाओगे, यूपी में, अब भरतपुर में जाओगे, इतने सारे किस्से हैं। गोकुला जाट है, महाराजा सूरजमल है, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति संभाजी महाराज, राणा सांगा, महाराणा प्रताप, बप्पा रावल, इतने अनेकों तो भरे पड़े हैं उदाहरण। फिर और कितने वो चाहिए भाई प्रूफ? अब हमें खोजबीन करनी चाहिए, सुनना चाहिए हिस्ट्री को। जो भी पुस्तकें, जो डॉक्यूमेंट्स जो बता रहे हैं, खोद लाओ, निकाल लाओ और रखो सामने। तो एक एक करके जब सामने रखोगे और सारे, क्योंकि भाई हमारा एक नहीं है ना, हमारे तो 100-200 युद्ध ऐसे हैं जो जीते गए हैं और बिल्कुल एकदम प्रचंड तरीके से, और उनका कोई पब्लिक डोमेन में जिक्र तक नहीं है। तो उन सबको खोजने में भी टाइम लगेगा, एकदम से नहीं आ जाएंगे वो। एक एक करके सबको निकालो, खंगालो और करो गुणगान, वर्णन अपने वीरों का, तब जाके पता लगेगा। ये आजकल जो मंगोलियों के आराम के नतीजे उछल रहे हैं ना, उनके जो असंवैधानिक अवैध संतानें, ये किया हमने, वो किया, उन सब के मुंह पे तथ्य दे के मारोगे ना, तब उन्हें पता लग जाएगा कि तुम किस लिए आज पंचर साट रहे हो। गुणगान तो भले तुम बैठ के कर रहे हो, पर तुम जीते कभी नहीं थे। 10 में से कोई एक जीत गया तो उसको जीत नहीं कहते, उसको हार कहते हैं। क्योंकि कम से कम एग्ज़ाम में पास होने के लिए भी 33 चाहिए, ये तो 10% ही हुआ। तो इसी कड़ी में हम छत्रपति शिवाजी महाराज का एक किस्सा लेकर आए हैं। सन 1674 ईस्वी तक छत्रपति शिवाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने पश्चिमी तट तक अपने सीमाएं बढ़ा ली थी, जैसे गोवा तक, कर्नाटक तक, वहाँ तक सीमाएं बढ़ा चुके थे 1674 ईस्वी तक। पर अब इधर औरंगजेब या जो मुगल थे, भाई उनका पास थोड़ा दिल्ली के आसपास का सैन्य बल और कुछ गद्दार सेनापतियों के कह लो, क्योंकि सैनिक तो यहीं से लिए थे उन्होंने, साथ में थोड़ी वो बांध के लाए थे। तो जो उनकी सैन्य बल था ना, वो बड़ा था। तो उनके विरुद्ध लड़ने के लिए और एकदम जीतने के लिए ना, शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज को अधिक संसाधनों की आवश्यकता थी। तो उन्हीं अधिक संसाधनों के लिए भाई कुछ करना पड़ेगा, पराक्रम, इधर उधर जाना पड़ेगा, सीमाएं बढ़ानी पड़ेंगी, राजस्व बढ़ाना पड़ेगा, किले अधिक चाहिए, सैनिक अधिक चाहिए, हथियार चाहिए, तोप चाहिए। तो ये सब चाहिए था। तो भाई फिर वो निकल पड़े, और निकल पड़े तो फिर 18 महीने के अंदर उन्होंने 100 से अधिक किले जीत लिए। कितने? 18 महीनों में 100 से अधिक किले जीत लिए। एक के किले को जीतने के लिए जो मंगोलियों के आराम के नतीजे थे, उन्हें कई साल लग जाते थे। यहाँ 18 महीने में ऐसा प्रचंड भूकंप ला दिया छत्रपति शिवाजी महाराज ने कि सैकड़ों किले जीत लिए और छोड़ छोड़ के भाग गए। जो अपने आप को आज दम भरते हैं ना, इतने साल राज किया, ऐसे भगोड़े थे वो। छत्रपति शिवाजी महाराज की आने की 8 वर्ष भाग खड़े होते थे, किले छोड़ के भाग जाते थे, चौकियाँ छोड़ देते थे। ऐसे थे हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज। हर हर महादेव, जय भवानी।
तो फिर दक्कन जीतने के बाद छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर की तरफ ध्यान दिया कि अब हम इधर चलते हैं। बीजापुर कहाँ पड़ता था? ये तमिलनाडु के आसपास का जो क्षेत्र था, बीजापुर सल्तनत वहाँ था। तो वहाँ पर जब ध्यान केंद्रित किया छत्रपति शिवाजी महाराज ने, क्योंकि गोवा और कर्नाटक के कुछ किलों पर कब्जा करने के बाद भी ना वो पर्याप्त नहीं लग रहे थे उन्हें। लग रहा था कि भाई अभी और भी दूसरी तरफ भी चलना है, हमें और भी सैन्य बल बढ़ाना है, शक्ति बढ़ानी है और भी अधिक भूमि जिससे कि राजस्व प्राप्त हो सके और खुशहाली फैले जनता में, अपना स्वराज्य स्थापित हो, साम्राज्य मराठा साम्राज्य जो भगवाकरण वो स्थापित हो, उसके लिए निकल चुके थे छत्रपति शिवाजी महाराज। तो फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बीजापुर सल्तनत की तरफ ध्यान केंद्रित किया और देखा वहाँ पर, फिर थोड़ा अध्ययन किया। वहाँ पर कुछ आंतरिक कलह चल रही थी। जो वहाँ के शासक थे सिकंदर आदिल शाह, उसकी सेना में दो गुट बन गए थे। उसमें जो पठान थे उसका नेतृत्व तो कर रहा था बेलोर खान, और जो दक्कनी समूह था उसका ख्वास खान। अब जो बेलोर खान था ना, उसके एक जो सूबेदार था एक मुगलों का, दिलेर खान, उससे काफ़ी अच्छे संबंध थे। तो यह बात से ख्वास खान को बड़ी वो होती थी समस्या कि ये कुछ ना कुछ खिचड़ी पका रहा है और ये यहाँ पर कुछ गड़बड़ करेगा, क्योंकि भाई उन्हें भी पता था कि जो उनके जो डीएनए है, उसकी जो सोच है, विचार है, वो कभी भी सामने की लड़ाई नहीं लड़ते हैं, आंतरिक कलह करके, षड्यंत्र करके, धोखे से ही मीठा बन के काटते हैं। तो वे भली भांति एक दूसरे से परिचित थे, तो इसलिए उनकी एक गुटबाजी हो गई एक ही सेना में। अब ये बात छत्रपति शिवाजी महाराज ने ज्ञात कर ली और इसीलिए फिर उन्होंने ध्यान केंद्रित किया बीजापुर की ओर और निकल पड़े जीतने के लिए। अब जो सिकंदर आदिल शाह था उसका थोड़ा सा अधिक विश्वास किस पे था? ख्वास खान पे। और फिर हुआ क्या कि जो दूसरा गुट था बेलोर खान का, उसने ख्वास खान की हत्या करवा दी। अब यहाँ से कहानी शुरू होगी। फिर अब शिवाजी महाराज ने यहाँ पर बड़ी ही चतुराई से काम लिया और कर्नाटक में सीधे प्रवेश ना करके उन्होंने गोलकुंडा की ओर से एक संधि करके, कि ताकि भाई इनको कोई समस्या ना हो रास्ते में, एक संधि करके वो मार्ग अपनाया। गोलकुंडा से जाते हुए फिर जब उनको एक संधि के तहत सेफ रास्ता मिल गया तो 20,000 घुड़सवार और 30,000 पैदल सैनिक यानी कि 50,000 की सेना लेकर गोलकुंडा के रास्ते शिवाजी महाराज जी चल पड़े। अब गोलकुंडा से जाते हुए रास्ते में सबसे पहले जो जिंजी किला था ना, छत्रपति शिवाजी महाराज ने उसको अपना निशाना बनाया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। जिंजी किले से पहले रास्ते में श्री शैलम मंदिर में उन्होंने दर्शन किए, वहाँ कुछ दान दक्षिणा दी और वहाँ से आशीर्वाद प्राप्त करके आगे बढ़े। अब जो जिंजी किले का सेनापति था वहाँ पर, वो था नासिर, जो कि ख्वास खान का भाई था, जिसकी हत्या हो गई थी। अब इसका लाभ उठाया छत्रपति शिवाजी महाराज ने और कुछ रिश्वत देकर उस किले को अपने अधीन ले लिया और वहाँ से उसको भगा दिया। इसके बाद वहाँ से फिर वेल्लोर किले की ओर छत्रपति महाराज जी निकल गए। फिर वहाँ का जो सेनापति था वेल्लोर किले का, भाई उसने थोड़ा विरोध किया, वो बातचीत से माना नहीं, पर फिर हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने किले को घेर दिया, तोपें लगाई और कर दिया एकदम धराशायी। किला अपने अंडर ले लिया और फिर वहाँ से बढ़ चले। 15,000 घुड़सवार दूसरी तरफ भेज दिए। फिर उनका सामना बीजापुर के गवर्नर से हुआ, जो कि था लोधी, शेर खान लोधी। शेर खान लोधी ने भी थोड़ा विरोध किया, पर छत्रपति शिवाजी महाराज के सामने कहाँ टिकने वाला था। ऐसा भगा के दौड़ा के पीटा उसको, मतलब इस प्रकार से हमला किया भीषण, वो तो किला छोड़ के ही भाग गया। वो किला भी फिर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने अधीन ले लिया। और जब वो शेर खान किला छोड़ के भाग गया था, शेर खान लोधी, तो कुछ दूर के बाद फिर उसे भी पकड़ लिया गया, उसे बना लिया बंधक और जितने भी वहाँ पर घोड़े ऊँट वगैरह थे सब अपने अधिकार में ले लिए। और उसके बाद फिर 2,000 हुन, उस टाइम पे जो वहाँ पर करेंसी चलती थी, वो देकर उसको रिहा कराया गया। उसके बदले में उसको फिर छोड़ दिया, क्योंकि थोड़ा सा दया तो हमारे लोगों में सदा से रही है कि अगर सामने वाला कोई प्राणों की भीख मांग रहा है, हथियार उसके पास नहीं है, हार स्वीकार कर चुका है, तो ऐसी कोई तड़पा कर या प्राण लेने की या किसी की तरफ में आनंद लेने की, इस प्रकार का तो डीएनए कभी हिंदुओं का रहा है नहीं। वो तो इस प्रकार का रहा है सदा से ही कि वसुधैव कुटुंबकम, मतलब पूरा विश्व ही अपना है और जो धर्म के मार्ग पर चल रहा है तो उसे तो अपना ही मान के चलते हैं। तो ये जो माफ़ करने की हमारी आदत थी बार बार, कहीं ना कहीं हमारे लिए ठीक नहीं थी, पर उस समय जो टाइम था उसके अनुसार तो भाई जो भी मान्यताएं थी, जो संस्कृति थी, उसका पालन करना ही धर्म होता है। और हमारे जो जितने भी महान राजा हुए हैं, जो वीर हुए हैं, भाई वो तो धर्म पे थे ही, धर्म का पालन करते ही थे, इसलिए छोड़ दिया। और शेर खान लोधी के हारने के बाद जो कावेरी से लेके भुवनगिरी तक का जो क्षेत्र था पूरा, वो पूरा छत्रपति शिवाजी महाराज के पास आ गया। वहाँ से छत्रपति शिवाजी महाराज तंजावुर की ओर निकल गए, वहाँ कुछ मंदिरों में दर्शन किए
और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया। और मंदिरों के दर्शन के पश्चात फिर वो एक आरकाट क्षेत्र में पहुँचे, जहाँ पर उन्होंने कई सारे किलों पे फिर और कब्जा कर लिया, क्योंकि भाई वो तो एकदम निकले हुए थे एक तय करके माँ भवानी का आशीर्वाद लेके कि अब तो पूरा क्षेत्र जीत कर ही लौटना है। क्योंकि जो संकल्प उनका था, जो साम्राज्य स्थापित उन्हें करना था, जो स्वराज्य स्थापित करना था, उसके लिए जो वो संसाधन जुटाने के लिए निकले थे, वो अपने एकदम पूरे जी जान लगाकर लगन से और एक के बाद एक जीत दर्ज करते हुए अनेकों किलों पर उन्होंने विजय प्राप्त कर ली। और लगभग 18 महीने तक ये जो अभियान था छत्रपति शिवाजी महाराज का, ये चलता रहा और सैकड़ों किले, 100 से भी अधिक किले उन्होंने जीते। और लगभग उस समय 20 लाख हुण इतना राजस्व प्राप्त हो सके, इतनी भूमि उन्होंने इस 18 महीने के अभियान में प्राप्त कर ली। और एक जो शक्तिशाली मराठा साम्राज्य आगे जो प्रतीक्षा कर रहा था, जो नींव छत्रपति शिवाजी महाराज रख रहे थे अपने सैन्य बल से, अपनी चतुराई से, अपने शौर्य से, अपनी वीरता से, और एक के बाद एक जो इन्वेडर्स थे, लुटेरे थे, जो बाहर से आकर यहाँ पर षड्यंत्र करके, जो धोखाधड़ी करके जो अपना राज चला रहे थे, एक एक करके उनको ऐसा भगाया। मतलब एक जो नाम था ना उस समय पर, आज भी है, हमेशा रहेगा, पर एक भय का अभिप्राय बन गया था इन्वेडर्स के लिए। जो उस टाइम के लुटेरे, जो बाहर से आके शासक यहाँ पर बने फिरते थे, षड्यंत्रकारी, उनके लिए छत्रपति शिवाजी महाराज का बस नाम ही काफ़ी था। उधर दिल्ली में जो चल रहा था, हिम्मत तो उनकी भी नहीं हो रही थी। वो देख रहे थे कि क्या करें, कैसे रोकें, क्योंकि जब छत्रपति संभाजी महाराज की मृत्यु की गई थी धोखे से उन्हें कैद करने के बाद, उसके मतलब इतना उस टाइम पे मराठाओं ने इतना भीषण युद्ध कर दिया था कि जो मुगल साम्राज्य था ना दिल्ली का, मतलब बहुत साल तक तो औरंगजेब जा भी नहीं पाया था, दिल्ली नहीं पहुंच पाया था, लौट ही नहीं पाया था, इतना कमज़ोर कर दिया था। और मतलब लौट पाया नहीं, मर ही गया बीच में। फिर वो वैसा उसकी कमर तोड़ दी कि वो फिर वापस निकल तो लिया था एक बार ऐसे कमर तोड़ दी मराठाओं ने, फिर वो नहीं निकला वापस, रास्ते में ही मर गया। तो ये भी अब आगे कवर करेंगे कि किस प्रकार से मराठाओं से लड़ते लड़ते मुग़ल साम्राज्य का अंत हुआ और कैसे कमर तोड़ी मुग़ल साम्राज्य की, क्या जो कैसे कमर तोड़ी और क्या क्या स्थिति थी उस टाइम पे। अब अगली वीडियो में उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आप सबको पसंद आई होगी वीडियो, तो कृपया लाइक कमेंट अवश्य करें और बताएं भाई कहाँ सुधार करना है। और कुछ ऐसी जो बातें पब्लिक डोमेन में नहीं है, जो मुझे नहीं पता आपको पता हो, कृपया करके वो भी बताएं, ताकि एक दूसरे के ज्ञान से, एक दूसरे की जो समझ है, जो जिसको पता है, वो साझा होता रहे और हम अपने शौर्यपूर्ण इतिहास को सबको बता सकें। तो इसके लिए हमें मिलजुल कर एक दूसरे का साथ देकर आगे बढ़ना है। अंत में जय श्री राम, भारत माता की जय। और भाई वीडियो को शेयर अवश्य करें। जय हिंद।